Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of the development of Indian Constitution. Well, students, as you know that in our previous session we have already discussed two major topics, two major, I would say, lectures we have gone through. The first one is uh, the Government of India Act 1858. And the second was Indian Council Act 1861. This is the third topic, which is Indian Council Act 1892. So in today's session, we will be discussing about Indian Council Act 1892. What was the Indian Council Act 1892? We'll go through the entire session. एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू नॉट फॉरगेट दोस कंटेंट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक्ट एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मैं जोड़ रहा हूँ और ये रिलेट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप 1892 के एक्ट की बात करते हैं तो आपके ध्यान में 1861 का एक्ट होना चाहिए। क्या उसके मेजर फीचर्स थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 1861 के काउंसिल एक्ट की या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 क्या था। और उसके लिए आपको यही पता होना चाहिए, अगर मैं 1858 की एक्ट की बात करूं, ये 1857 का स्वतंत्रता रिवोल्ट क्या था या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को कंसेप्ट को बड़ा क्लियर बना रहे हैं। So, today's session, which is about Indian Council Act 1892, going to be very much informative, valuable session because many questions are formed as far as the topic of today's discussion is concerned. So please listen to me carefully, and I request you to please allow me to start today's session. और एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, चीजें थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं अगर मैं बहुत लंबा सेशन खींच लेता हूँ। तो what I'll do, I'll make the entire session. Yeah, I would say that I would divide the Indian Council Act 1892 into two parts. This is the first part, first lecture, which is being discussed by me on Indian Council Act 1892, and rest of the things, rest of the contents, या आप कह सकते हो जो second part है, I'll discuss in my next lecture. Otherwise, the session will become lengthy. After that, you will stop taking interest. वो एक human nature है, I can understand. Now, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, I would like to make the concept very much clear for you students. आपको पता है जो 1861 की मैं बात करूं, उसके अंतर्गत कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे, चाहे वो मैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करूं या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारी चेंजेस किए गए थे, बट वो सफिशिएंट नहीं थे। अब हुआ क्या था कि 1885 में यानी कि 1885 में नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फॉर्म होता है 1885 में, जिसने कि आई वुड से कि बहुत सपोर्ट किया इंडियन नेशनलिस्ट को। यानी कि मैं ये कहूँ कि इंडियन नेशनलिस्ट को उन्होंने एक नया मंच प्रदान किया, सपोर्ट किया। बट कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि उनको अभी भी और अधिकार और कार्य क्षेत्र की आवश्यकता है, उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से ये अनुरोध किया कि उनको और मतलब उन पे और ध्यान दिया जाए और उनके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया जाए। और चाहे वो प्रांतीय स्तर या स्टेट प्रोविंस लेवल पर बात करें लेजिस्लेचर की या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, उनको उनके कार्य क्षेत्र को आधिकारिक क्षेत्र को और बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि पूरी तरीके से एक इंडियन नेशनलिस्ट की मैं बात करूं, पूरी तरीके से एक जो आई वुड से दैट कहते हैं ना कि वैसे तो एक्चुअल जो पावर थी वो ब्रिटिश के हैंड में ही थी, दैट वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। पर अभी भी एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे कि 1861 में देखा था, जो एक्चुअल में जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन हैंडल कर रहा था? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा था। और ये जो 1892 या 1892 का जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पर भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है या भारतीय प्रशासन पूरी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के हाथ में ही था। तो उसके हाथ में एक्चुअल पावर थी और वो किसकी सहायता से? वायसराय की सहायता से यू नो एग्जीक्यूशन करता था चीजों का, पॉलिसीज का। तो यहाँ पर भी एज फार एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो चीजों को, हालांकि ही वाज अपॉइंटेड, ही वाज सिटिंग इन ब्रिटेन, और वहीं से वो चीजों को हैंडल करता था। उसके लिए काउंसिल मेंबरशिप थी पूरी, और टू सपोर्ट हिम। तो कहना मैं चाह रहा हूँ कि चाहे वो 1861 का काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1 हो
काउंसिल एक्ट हो या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हो, 1861 और 1892 दोनों ही एक्ट में जो जो प्रशासन पर सत्ता पर जो आधिपत्य था, जो बागडोर थी एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक्चुअल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में ही थी। यहाँ मैंने इस बात को थोड़ा इसलिए क्लियर किया कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हमने 1861 के अंतर्गत जब बात करी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उसको मैंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, तो आपको थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा और आई वुड से दैट नॉलेज थोड़ी सी और स्टेबल हो जाती है अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं और चीजें थोड़ी सी फिजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक बात याद, अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, वहां पर चीजें जो व्यवस्थित रूप से एग्जीक्यूट हो रही है वो स्टेट ऑफ सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ही हो रही है, वायसराय की मदद से। ये प्लीज कई बार क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस चीज को आप भूलिएगा मत और ध्यान में रखिएगा। नाउ बट थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या आप उसको हिंदी में कहिए कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 यानी कि 1892 बेसिकली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश संसद है, उसका एक अधिनियम था। ओके, जिसने ब्रिटिश शासन में विधान परिषदों की संरचना और कार्यों में विभिन्न संशोधन किए या विभिन्न संशोधन पेश किए। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस अधिनियम ने इस काउंसिल एक्ट ने 1892 की हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की पहल की। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में बेसिकली सदस्यों की संख्या में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, बढ़ाया गया। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम बात करें भारत के या इंडिया के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में, बच्चों, ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मील का पत्थर साबित हुआ। वो कैसे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे व्हेन आई विल डिस्कस Indian Council Act 1892 in details. Here again I am saying that I am just giving you a brief idea ki what is it all about. Whenever we start, we come with any topic, new topic. First of all, we are supposed to have some basic idea. What is it all about? What is the extract of particular thing? It makes the concept more easier for us. ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। जो 1892 का काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट था, वो भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, या मील का पत्थर लोग कहते हैं। वो कैसे, हम आगे देखेंगे एज आई सेड। और इस अधिनियम ने भारत में विभिन्न विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की, जिससे, याद रखिएगा, जिससे ब्रिटिश भारत में भारत के जो प्रशासन के संबंध में भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने अभी बोला कि चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें, हम प्रोविंस लेवल की बात करें, प्रांतीय स्तर पर बात करें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, वहां पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि करी गई। इसका क्या फायदा हुआ, जो भारतीय थे, यू नो जो भारतीय लोग थे, ब्रिटिश प्रशासन में उनकी भूमिका थोड़ी सी आप इस तरीके से ले सकते हैं, भूमिका कह लीजिए या भागीदारी कह लीजिए, कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, वो बढ़ गई। यानी कि अब उनके विचारों का यू नो को भी आमंत्रित किया गया, और वो भी थोड़ा सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश द्वारा लिए गए डिसीजन को प्रभावित करने लगे। जो भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की मैं बात हो रही है, कहूंगा कि आधुनिक भारत में, आई वुड से प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, वो भारत की प्रतिनिधि सरकार की दिशा में एक पहला, आई वुड से दैट, मेजरेबल स्टेप था। और साथ ही इस अधिनियम ने भारत में क्रांतिकारी, जैसे हमने बात करी थी, कि जो 1885 1885 में जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, तो किस उसने नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्म हुआ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसने जो है नेशनलिस्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, या मैं कहूं कि इंडियन नेशनलिस्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, एक मंच प्रदान किया। तो ये जो 1892 का जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, बच्चों, इसने क्या भारत में क्रांतिकारी ताकतों के विकास के लिए मंच तैयार किया, और क्योंकि अंग्रेजों के लिए एक छोटी सी रियादत दी गई थी, या कह लीजिए को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, बट कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा दी गई इस फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट किसको मिलता है,
जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, जो बेसिकली एक्चुअल में कुछ अपनी कंट्री, अपने भारत देश के बारे में ऐसी विचारधारा रखते हैं कि हाँ, हमें जो है अ, ब्रिटिश द्वारा जो पॉलिसीज हैं या इनके द्वारा जो बनाई गई स्ट्रेटेजीज हैं, इसको फॉलो नहीं करना है। हमारा देश है, हम इस कंट्री में बेसिकली हम पर रूल कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, तो कुछ अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ रणनीति तैयार करनी है, जिससे कि इस भारत देश को यू नो या मैं कहूँ कि ब्रिटिश की गुलाम की या गुलाम की दास्ता से भारतीयों को मुक्त कराया जा सके। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 की मैं बात करूं, एक्ट की, तो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, इनको बहुत सपोर्ट हुआ, या इनके लिए मंच तैयार हुआ, और ताकि भारत में क्रांतिकारी ताकतों को बढ़ावा मिल सके, क्रांतिकारी विचारों का समावेश हो सके। हालांकि एक मुख्य बात आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनीवन आस्क यू, कि किस एक्ट के अंतर्गत या किस एक्ट के तहत, किस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो विधान परिषद थे और उनके कार्यों को विस्तृत किया गया, उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया, या उन्हें और पावर दी गई, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ही था, जिसने आई वुड से दैट प्रांतीय और केंद्रीय, सेंट्रल और प्रोविंस लेवल पर, या सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें या प्रोविंस लेजिस्लेचर की बात करें, उनको थोड़ी सी और कार्यशक्ति प्रदान करी, उनको थोड़े से और राइट्स दिए, अपने कार्य क्षेत्र को या आधिकारिक क्षेत्र को थोड़ा सा और विस्तृत किया। तो किस एक्ट के थ्रू या किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत ये किया गया। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव और उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, बेसिकली इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, यू नो एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, चीजों हम कोशिश करते हैं चीजों को बेसिकली एज सिंपल एज आई कैन मेक, लेकिन अगर आप इस चीज को केवल सुनेंगे और उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, उसको बार बार उसको देखेंगे नहीं, वीडियो को, आई वुड से दैट नॉट यू नॉट गो थ्रू द एंटायर सेशन अगेन, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। आपके लिए बहुत जरूरी है, कोई भी सेशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो प्लीज प्लीज उस चीज को थोड़ा सा देखिए अपने लेवल पर। सो मेनी सोर्सेज आर देयर टू नो, बेसिकली टू गेन द नॉलेज। तो इट्स नॉट कि बस यू विल डिपेंड ऑन माई लेक्चर, इट्स नॉट, इट्स नॉट बी देयर। उस चीज पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन काउंसिल। कुछ उद्देश्य क्या थे जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का, उसकी चर्चा हम थोड़ा विस्तार से करेंगे। पहला है सीमित राजनीतिक सुधार। यू नो तो 1892 का जो, या मैं कहूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो अधिनियम का जो प्राथमिक उद्देश्य था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, उसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत की विधायिकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक भारतीयों की भागीदारी की बढ़ती मांगों के जवाब में सीमित राजनीतिक सुधार लाना। तात्पर्य कहने का ये है कि 1892 का जो अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके तहत ये थोड़ा सा रियलाइज किया गया कि जो भारतीय हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। बहुत सारी जो पॉलिसीज का फॉर्मेशन है, या पॉलिसीज फॉर्म हो रही है, या पॉलिसीज एग्जीक्यूशन है, या कोई भी स्ट्रेटेजी विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय, आई वुड से दैट ब्रिटिश पीपल, तो उसमें थोड़ी सी हम यू नो भागीदारी किसकी, कंट्रीब्यूशन किसका, इंडिया का है, भारतीय कंट्रीब्यूशन को या उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। नाउ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना। तो इस अधिनियम का या इस एक्ट का या इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा उद्देश्य था कि आई वुड से दैट उद्देश्य गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देकर विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी को विस्तृत करना। तात्पर्य कहना यह है कि इसमें बेसिकली सरकारी सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी, और ऐसा करने से विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी को विस्तृत किया गया। ठीक है। और इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों और वाणिज्य मंडल द्वारा की जानी थी। समझ गए कि ये जो गैर सरकारी नियुक्ति की बात हो रही है, इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है, वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों और वाणिज्य मंडल द्वारा की जानी थी।
Now we'll move to the next aim objective of the Indian Council Act 1892, which is बजटीय शक्तियां। अब देखिएगा, जो अधिनियम या काउंसिल एक्ट 1892, इस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देकर उनकी शक्तियों में वृद्धि की। पहले ये पॉसिबल नहीं था कि जो इंडियंस थे वो अपने विचारों को दें, अपने उनके सजेशन को माने जाए। जहां तक बजट का सवाल है, तो थोड़ी सी बजटीय शक्तियां, बजट से संबंधित जो पावर है उसको विस्तृत किया गया, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने विधान परिषदों को बजट और वित्तीय जो मामले हैं, जो फाइनेंशियल मैटर है, उस पर चर्चा करने की अनुमति दी या परमिशन दी, और उनकी पावर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, उनकी पावर की शक्तियों को थोड़ा सा उसे बढ़ावा दिया गया, वृद्धि की गई। यह बेहतर वित्तीय निगरानी और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यस, अगर मैं बात करूं कि उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर, यानी कि थोड़ा सा आप कह लीजिएगा, और इससे प्रशासन में, कार्यकुशलता में, एडमिनिस्ट्रेशन में और थोड़ा सा निखार आया। और वित्तीय प्रणाली, बेटर वित्तीय निगरानी प्रणाली, जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तात्पर्य कहने का ये है कि अब इंडियंस ये नहीं कह सकते थे कि उनको जो बजटीय शक्तियां उसके संबंध में जो बेसिकली सजेशंस है, या कुछ बजट फॉर्मेशन के अंतर्गत उनकी राय मशवरे को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब उनके विचारों को भी सम्मिलित किया गया, जहां तक बजटीय शक्तियां का सवाल है। ठीक है, भारतीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करना। और अगर हम चले अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर, तो बेसिकली एक उद्देश्य ये भी था कि जो औपनिवेश या औपनिवेशिक सरकार के दृष्टिकोण से इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश नियंत्रण और हितों को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ साथ भारतीय शिक्षित अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं में संतुलित करना था। इससे सीमित संवैधानिक ढांचे के भीतर भारतीय राजनीतिक ऊर्जा को प्रभावित करने के तरीके के रूप में देखा गया। समझ गए? तो जहां तक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के उद्देश्य का सवाल है, उसका एक एम ऑब्जेक्टिव ये भी था कि भारतीय आकांक्षाओं को, उनकी जो एस्पिरेशन है, उसमें एक बैलेंस लाया जाए, उसको संतुलित किया जाए। औपनिवेशिक सरकार के दृष्टिकोण से इस अधिनियम का जो उद्देश्य भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश नियंत्रण और हितों को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ साथ, ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण तो साथ में था, वो हित की बात भी कर रहे थे, फेवर की बात भी कर रहे थे, और ये तो खैर सर्वे सर्वा है कि वो नियंत्रण अपने हाथ में ही है, पूरे जो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते थे। बट इसके साथ साथ भारतीय शिक्षित अभिजात वर्ग की आकांक्षा को संतुलित करना था। जो एडुकेटेड पीपल थे, जो शिक्षित वर्ग था, तो उनकी जो एस्पिरेशन थी, जो मंशाएं थी, जो उनकी ड्रीम्स थी, उसमें भी वो संतुलित स्थापित करना चाह रहे थे। तो इसे सीमित संवैधानिक ढांचे के भीतर भारतीय राजनीतिक ऊर्जा को प्रभावित करने के तरीके के रूप में देखा गया। ठीक है, नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेंट ऑफ द एक्ट, विच इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, कि बढ़ते राष्ट्रवाद का प्रबंधन। अगर इस पॉइंट व्यू से देखें कि जो बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की बात हम कर रहे हैं, जो जैसे कि मैंने कहा था 1885 के बाद जो कांग्रेस फॉर्म की, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनको मंच मिला, एक बेहतर मंच मिला। बढ़ते राष्ट्रवाद के प्रबंधन के अंतर्गत अगर बात करें, तो यह अधिनियम, जो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना की प्रतिक्रिया थी। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको भी लेक्चर के आरंभ में एक बहुत अच्छे से बात बताई कि जो कांग्रेसी थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ, ये फील हुआ कि जो 1861 में जो बात करी गई, जो राइट्स की बात करी गई, इनके अधिकारों की बात करी गई, या विधान परिषदों के विस्तार करने की बात करी गई, तो उससे ये संतुष्ट नहीं थे। इस एक्ट के द्वारा, 1898 के द्वारा, थोड़ा सा इस चीज को और विस्तृत किया गया। अब ये राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, या ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, हम अपनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी उनकी जो बेसिकली जो मंशा, जो जो उनका उद्देश्य था राष्ट्रवाद के प्रति, सीधी सी बात है, वो इस रास्ता की बेड़ियों से, या इस गुलामी से वो मुक्ति पाना चाह रहे थे, वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जब विधान परिषदों को विस्तृत किया गया, या उन्हें शक्तियां प्रोवाइड करी गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज ने राष्ट्रवाद को सपोर्ट किया। तो सीधी सी बात है, यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना की प्रतिक्रिया थी, जो 1857 क्रांति के बाद विकसित हुई थी। 1857 का जो क्रांति है, आपको सभी को पता है, बेसिकली उसके पीछे रीजंस क्या थे, मैं बता चुका हूँ कि स्वाधीनता, पहला स्वाधीनता संग्राम था इतने बड़े लेवल पर, जो आजादी के लिए लड़ा गया। हालांकि फिर वही कहूंगा कि कुछ रीजंस के कारण ये स्वाधीनता हमें प्राप्त नहीं हो पाई।
या हम दास्ता की बेड़ियों से निकल नहीं पाए या हम आजादी प्राप्त नहीं पाई। 1857 का संग्राम इतने व्यापक स्तर पर था, अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया होता तो हमें आजादी 1857 की क्रांति के बाद ही मिल गई होती। लेकिन फिर भी तो इंडियन जो है आजादी नहीं प्राप्त कर पाए या ब्रिटिश को इस देश से नहीं भगा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जड़ों को इस स्वाधीनता संग्राम ने हिला दिया था। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में तो स्वाधीनता की चिंगारी फूट ही रही थी। और वो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं उनको लग भी रहा था कि हम पे शासन कर रहे हैं, हमारे देश में हमारे पर शासन कर रहे हैं। तो उनको हमेशा के लिए उसे छुटकारा पाना चाहते थे, उनको भगाना चाहते थे। लेकिन ये क्या नाम है, चाह रहा हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था। इस एक्ट के अंतर्गत उनको कहीं ना कहीं और थोड़ा सा यू नो सपोर्ट मिला। और बेसिकली राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनके बीचों में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। क्योंकि फिर वही कहूंगा, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो विधान परिषदों को विस्तृत किया गया और जो उनकी बेसिकली कुछ आधिकारिक क्षेत्रों में बढ़ोतरी करी गई, तो कहीं ना कहीं इसने जो एक पैट्रियोटिज्म कह लीजिए या नेशनलिज्म का प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट किया। और औपनिवेशिक प्रशासन ने सीमित राजनीतिक रियायतें प्रदान करके इस बढ़ते राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि चीज वही है, उन्होंने भारत को एक भारत या पे वो ब्रिटिश, जो फिर वही चीज कहूंगा कि वो आए तो थे कुछ व्यापार करने, बट वो एक लॉन्ग टर्म अपना राजनीतिक गोल लेकर वो यहीं पर हम पे शासन करने लगे। उनकी मंशा तो ये थी कि वो हमें भारत के जो संसाधन है उसके रिसोर्सेज को यूज करें, साथ साथ हम गुलामी की दास्ता को भी झेलते रहे। लेकिन ब्रिटिश ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम इनको इस तरीके से एक होता है ना, पोर्ट्रे करते हैं किसी के सामने कि हाँ, हम आपको अपना कह रहे हैं या अपना चाहते हैं, या हम आपको अपने डिसीजन मेकिंग पावर में सम्मिलित कर रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आप आपका इन्वॉल्वमेंट हम चाह रहे हैं। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, हमने विधान परिषद को विस्तृत किया है, हमने कुछ भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट किया। बट इट डजेंट मीन कि वो नो नो कि उनकी फीलिंग्स क्या, उनकी हमारे प्रति जो भावनाएं हैं या कुछ सोच वो अच्छी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आ, फिर वही चीज कहूंगा कि कभी कभी में ऐसा लगने लगता है कि ऐसा क्यों, वाई दिस काइंड ऑफ, आई वुड से, द फ्लेक्सिबिलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश पीपल। तो केवल इसीलिए कि कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने बताया था कि डिवाइड एंड रूल पर वो काम करते थे, और कुछ इंडियंस को उन्होंने अपने मिला लिया था, कुछ इंडियंस भी थे जो उनके साथ मिल भी गए थे। और यही कारण था कि 1857 क्रांति सफल भी नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं बस एक ऊपरी दिखावा, एक मुखौटा उन्होंने धारण किया हुआ था, दिखाने के लिए कि हाँ, हम जो है आपके साथ है, भारतीयों के साथ है। ताकि उनमें जो आक्रोश जो था, जो कह लीजिएगा जैसे कि 1857 की क्रांति में फूटा था, वो आक्रोश पुनः ना, कह लीजिएगा उसको चिंगारी फिर से ना मिले, और फिर पुनः ऐसा उनको सिचुएशन ना झेलनी पड़े, पुनः ऐसा संग्राम या रिवोल्ट उनके प्रति ना करे भारतीय। तो इसीलिए उन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी, कार्यों को विस्तृत किया, इंडियन को शामिल किया, उनके विचारों को समृद्ध किया, यू नो इन रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया। बट फिर वही चीज कहूंगा, अभी भी इस एक्ट के अंतर्गत भी ऐसा नहीं है, चीजें अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ही हैंडल हो रही थी। वो वायसराय के थ्रू पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा उसका आधिपत्य था, वो रिपोर्टिंग डायरेक्टली किसको होती थी, ब्रिटिश क्राउन को होती थी। ठीक है, इस चीज को आप प्लीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी तक ऐसा आई डोंट थिंक कि अभी तक कुछ ऐसी बात जो आप समझ ना पाए हो। नाउ थोड़ा सा आई वुड से, जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में बोला था कि इफ आई गो द एंटायर कंटेंट्स विद इन द सेम सेशन, विद इन द सेम लेक्चर, तो व्हाट विल हैपन, द सेशन विल बिकम लेंथी और योर इंटरेस्ट लेवल विल कम डाउन। और आई वुड थिंक दैट रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड बाय मी इन द सेकंड लेक्चर ऑफ द सेम टॉपिक व्हिच इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा लेंथी है, कोई भी हम एक्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा विस्तार से मैं आपके समक्ष चीजों को रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम कोई नया एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी थोड़ा सा मैं जो जो हमारे प्रीवियस एक्ट्स हैं, चाहे वो 1858 का एक्ट रहा हो या 1861 का एक्ट रहा हो, मैंने उसको भी ब्रीफ किया, ताकि मैं आपके जो आई कुड ब्रिज द गैप, बेसिकली योर प्रीवियस नॉलेज एंड दी करंट नॉलेज। तो इससे चीजें थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है, थोड़ा सा फिजिबल हो जाती है। So I think that I should continue the same session in my next lecture, and I would say that thank you very much for being valuable part of today's session.
and I'm sure the session would have been very much informative. Uh, Many contents I've discussed in part one, and rest of the things will be concerned will be discussed by me in part second. So I'll bring, not I would say that new topic, but the same topic, but that will be part two. So please, thank you very much for being valuable part of today's session, and take care of yourself, and see you again in my next session. Till then, goodbye. Have a nice day. सभी का शुक्रिया धन्यवाद.